फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 2.0 का ये जो क्वेश्चन पेपर है 10+2 का, इसे मैंने ऑलरेडी सोल्व करके डाल दिया है। और कुछ क्वेश्चन बच गए थे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 136 या इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन थे वो बच गए थे। मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था ताकि इनको अच्छे से टाइम लेकर एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर कंसेप्ट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बोल सकते हैं कि उसका दूसरा पार्ट है। तो 136 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको ऑलरेडी मैं सोल्व करके अपने चैनल पर डाला हूँ। आप जाकर अगर प्लेलिस्ट चेक करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिशन स्टेट बीपीएससी करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। एक बार और मौका मिल जा रहा है आपको समझाने का। तो जो भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जैसे कि एडिशन है, ये क्या है? ये आप बोल सकते हैं ऑक्टल नंबर का एडिशन है। जो भी अरिथमेटिक है, डिजिटल लॉजिक सर्किट जब पढ़िएगा उसमें पढ़ना होगा बुलियन अरिथमेटिक्स। तो बुलियन अरिथमेटिक्स में आपको बाइनरी अरिथमेटिक्स पढ़ना है, ऑक्टल अरिथमेटिक्स, हेक्साडेसिमल। तो हमें यहाँ पे ऑक्टल वाला देखने को मिल रहा है। तो अब हम सोल्व करते हैं इसे। तो ये अरिथमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जो नंबर है वो समझ लीजिए मिसिंग नंबर है, और उसी का पता लगाना है आपको कि एक्स की जगह पे कौन सा डिजिट है और वाई की जगह पे कौन सा डिजिट है। तो इसको बनाने के लिए आपके पास एक टेबल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर पूरा एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है 0 से लेकर 17 तक, और उसका इक्विवेलेंट जो ऑक्टल नंबर है वो नीचे की तरफ लिखा हुआ है 0 से लेकर 21 तक। वो 0 से लेकर 17 तक जो डेसिमल है उसी का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर नीचे लिखा हुआ है। इसका रेफरेंस लेकर ही हमें बनाना होगा ये जो भी क्वेश्चन है उसे। तो अब हम जो भी है जोड़ जो करना है, एडिशन करना है, उसे एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो 7 और 5 को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो 7 और 5 को जब आप ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 12, 12। तो 7 5 12 होता है। लेकिन अब इस 12 को आपको ऑक्टल में लिखना होगा। किस में लिखना होगा? ऑक्टल में। तो जो भी ये 12 है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट देख लीजिए, ठीक है। कितना है? 14। ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है? 14। तो आपको यहाँ पे 14 लिखना होगा। तो 14 तो आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर हो जा रहा है। जब 2 डिजिट का नंबर आता है तो हम एक ही डिजिट लिखते हैं और एक डिजिट को अपने हाथ में रखते हैं, मतलब कैरी रखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? यहाँ पे बस लिखना होगा 4 और 1 को कैरी लेकर चलना होगा, जो 1 यहाँ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि x का मान आपको मिल गया है। ठीक है, x का मान अब आपको मिल गया है। तो x के जगह पर आप 4 लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ x की जगह पर 4 लिख देते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 4 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम 4 लिख ही देते हैं, ठीक है। तो अब हमें x का मान मिल चुका है। तो आगे जो अब ये जो है उसको भी अब सोल्व कर सकते हैं। 6 और 1 7 और 4, 7 4 11। तो 11 जो भी है यहाँ पे डेसिमल, उसका अब ऑक्टल इक्विवेलेंट देखिए, ठीक है। एडिशन में हम डेसिमल स्टाइल में ही एडिशन करते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आता है तो वहाँ पे उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर को लिखने की कोशिश करते हैं। तो 11 हमें लिखना है, लेकिन 11 का इक्विवेलेंट हमें क्या मिल रहा है? ऑक्टल में 13। तो इसका भी एक ही डिजिट लिखेंगे हम, और जो एक डिजिट है वो हमें कैरी फॉरवर्ड करना होगा। तो ये कैरी के रूप में यहाँ चला गया। तो इस तरह से आप देखिए तो y का भी आपको जो मिसिंग डिजिट था वो मिल गया है। y का मतलब 3। तो आप यहाँ पे भी 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से मिल जा रहा है 3। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है x का मान क्या है और y का मान क्या है। तो x का मान है 4 और y का मान है 3। और इसका सही आंसर क्या हो जा रहा है? ए। यहीं से आपका क्वेश्चन बन जा रहा है। आगे और भी आप ऐड करके क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये सब सही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 36 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 37 नंबर जो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है द रेंज ऑफ द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। देखिए 8 बिट में अगर नंबर को रिप्रेजेंट आप करते हैं बाइनरी में, तो वो कितने नंबर्स को वो रिप्रेजेंट कर सकता है, वो रेंज क्या हो सकता है? तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2 के पावर 8। आप ऐसे कर लीजिए,
ठीक है। जितने नंबर देखिए, अगर 4 डिजिट का मैक्सिमम बाइनरी नंबर आपको पता लगाना है तो 2 का पावर 4 ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 8 का बात हो रहा है तो इसको छोड़िए। अब इसे जब आप सोल्व कीजिएगा ना तो 256 आएगा ये, ठीक है। अब 256 को डिवाइड कर दीजिए हाफ हाफ में, तो 0 से लेकर 128, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 पॉजिटिव में ये आपका चला जाएगा 127। इतने नंबर को ये रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 को हम हटा ही देते हैं, ठीक है। यहाँ 0 नहीं, मतलब 0 तो बीच में आता है, नेगेटिव से फिर 0 फिर पॉजिटिव की तरफ। तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाते तो भी ये आप यहाँ तक पहुँच सकते थे। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं ऑलरेडी जितना रफ वर्क हमें करना चाहिए उतना मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, ताकि इससे समय की बचत हो, आपका भी समय बच जाए और मेरा भी समय बच जाए। वीडियो भी छोटा ही हो, काफ़ी लंबा वीडियो होने से बच जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी आपको एक्स वाई कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब एक यहाँ पे ऑक्टल नंबर है और इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर आपको पता लगाना है, इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो x और y के जगह पर जो डिजिट मिसिंग है आपको वही पता लगाना है। तो देखिए हेक्साडेसिमल वाला नंबर अपने आप में फुल है, मतलब कि कंप्लीट है, इसमें कोई मिसिंग डिजिट नहीं है। तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन अगर आपको आता होगा तो आप इसे बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इसका कन्वर्जन। तो देखिए कैसे करना है। तो बगल में हमने क्या किया है, एक टेबल लिख दिया है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आपका काम हो जाएगा। तो अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो करना क्या होता है, जो भी हेक्साडेसिमल में देखिए, जो भी हेक्साडेसिमल में डिजिट है उन डिजिट का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आप लिखते चले जाइए, ठीक है। 4-4 बिट में ही लिखेंगे। तो सबसे पहले है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा 0001, ठीक है। फिर है 2, यहाँ पे देख लीजिए, फिर है 2, 2 का क्या हो जाएगा 0010। फिर उसके बाद है सी, सी यहाँ देख लीजिए सी का, ठीक है, 1100। फिर उसके बाद है 9, ठीक है। अब 9 का इक्विवेलेंट आप यहाँ पे देख लीजिए 1001। इतना हो गया, ये हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट। और फिर बाइनरी से आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, आप पेयरिंग कीजिए, मतलब ग्रुप बनाइए, 3-3 का ग्रुप बनाइए, ठीक है। हम 3-3 का ग्रुप बना रहे हैं, 3-3 डिजिट का आपको ग्रुप बनाना है और ये हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ ही जाता है। और देखिए ये भी 3-3 का ग्रुप आपका बन गया। अब देखिए अब इसका इक्विवेलेंट आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपका टेबल पड़ा हुआ है, इसी से अब ऑक्टल इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा 1, हम ऊपर ही लिख रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा 1, इसका भी मतलब हो जाएगा 1। देखिए हम लोग सही जा रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो देखिए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। और इसका मतलब हो जाएगा 001 का मतलब हो जाएगा 3, ठीक है। और इसका भी मतलब हो जाएगा 1 और इसका भी मतलब हो जाएगा 1। तो देख लीजिए अब यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 तो ऑलरेडी है ही और लास्ट में हो जाएगा 1। तो x का मतलब हो गया, x का मतलब हो गया 3 और y का मतलब हो गया 1। सही आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। तो 138 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, या 39 में क्या कर रहा है, 139 में विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर इक्वल टू इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर। यहाँ पे जो भी ये 4 बिट नंबर दिया गया है और ये बोल रहा है कि इसमें कौन सा नंबर है जिसका अगर टूज कॉम्प्लीमेंट भी निकालते हैं तो वो दोनों बराबर ही आएगा, ठीक है। तो आप सबका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल कर चेक कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है सी, हम डायरेक्ट इसी का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। देखिए ये हो गया आपका, मान लिया कि बाइनरी में नंबर है, ठीक है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट पहले निकालिएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, यहाँ पे हम लिख देते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में सारा 1 0 हो जाता है और जितना 0 है वो 1 हो जाता है, मतलब आपस में वो क्या होते हैं, फ्लिप कर जाते हैं बिट्स। अब फिर टूज कॉम्प्लीमेंट अगर आपको चाहिए तो इसमें आपको 1 ऐड कर देना होता है। तो अब जो आंसर आ जाएगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो 1 1 जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 0 और फिर कैरी के तौर पर चला जाएगा 1। इसे आप अभी इग्नोर कीजिए, ठीक है। अब कैरी के तौर पे चलेगा फिर 1, फिर 1 1 क्या हो जाएगा 0, फिर कैरी के तौर पे चला जाएगा 1, फिर 1 1 हो जाएगा 0
फिर कैरी के तौर पर चला जाएगा 1 और ये हो जाएगा 110 मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 1 तो होता है इक्वल में 2, लेकिन बाइनरी में 2 को हम लोग क्या लिखते हैं 10। तो 10 में एक ही डिजिट तो आप लिखिएगा ना, एक तो आपको कैरी चला जाएगा। तो जब बाइनरी एडिशन अगर आपने पढ़ लीजिएगा, आप अगर अच्छे से बाइनरी एडिशन अगर आपने पढ़ा है तभी इस चीज़ को समझ पाइएगा। अब जाके बाइनरी अरिथमेटिक्स, ऑक्टल अरिथमेटिक ये सब मैंने कराया है। अब जाके उस प्लेलिस्ट में आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में मैंने नहीं रखा है वीडियोज़ को, तो आप लेकिन थोड़ा-सा खोजिएगा तो मिल ही जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ठीक है? ये 140 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा-सा समय लेगा लेकिन बन जाएगा। इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको दिया गया है एक इक्वेशन है, ठीक है? इसे सोल्व कीजिए, पहले आपको सोल्व करना होगा तो उसका आंसर आ जाएगा इतना। अब फिर इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, जब बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो आ जाएगा इतना। अब इन बाइनरी में से आपको क्या पता लगाना है कि वो कितने 1 हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन बाइनरी में कितने 1 हैं, तो सारे 1 को काउंट कर लीजिएगा। तो ये 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 की संख्या कितना है, भाई टोटल 1 की संख्या कितना है 9। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बी। अब आइए, अब यहाँ से बुलियन एक्सप्रेशन पे खूब क्वेश्चन है। बुलियन एक्सप्रेशन तभी सोल्व कर पाइएगा जब बुलियन लॉज याद हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी इसको एक तरह से सिंप्लीफाई किया हूँ, तो बुलियन लॉज भी साथ में बगल में लिख दिया हूँ। इससे क्या हो जाएगा, हम लोग को थोड़ा सा समझने में सहूलियत मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे है आपका बुलियन एक्सप्रेशन और इसका इक्वल मतलब इसका इक्विवेलेंट जो भी है वो आपको आंसर पता लगाना है। तो देखिए, अब हमें इसे सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करना है तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन लॉ का हम इस्तेमाल करेंगे। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या कहता है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको लगेगा कि तोड़े कैसे। तो इसी एक्स को तोड़ना नहीं है, एक तरह से आप इस एक्स को और एक्सपेंड कीजिए, ठीक है? तो देखिए ए इक्वल टू ए प्लस ए बी, दो वेरिएबल देखने को मिल रहा है। तो आप इसे ऐसे मान लीजिए एक्स प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक्स प्लस एक्स वाई। जब आप इतना कर लीजिएगा तो फिर अब आपके लिए ये आसान हो जाएगा। आसान किस मायने में हो जाएगा, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों में से आप y को कॉमन ले सकते हैं। तो y को यहाँ कॉमन ले लिया गया और y को कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फार्मूला बन जाएगा। इसे बोलते हैं इन्वर्स लॉ, जो यहाँ मैंने लिखा है a प्लस ए बार या डैश आप बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है 1। तो उसी तरह x प्लस एक्स डैश का क्या हो जाएगा 1। तो y इंटू 1। और फिर इसे जब आप कीजिएगा तो आंसर आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा a। अब उसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हम आ रहे थे, एक बुलियन एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को आपको सोल्व करना है। तो ये काफ़ी आसान, पहले क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। ये बुलियन एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बुलियन वेरिएबल। इसमें इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कौन सा इसमें से बुलियन वेरिएबल गायब हो जाएगा, मतलब ये उस वेरिएबल से आज़ाद है। तो जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो देख लीजिए यहाँ पे आप ए को कॉमन लीजिएगा, फिर यहाँ आप यहाँ से सी को कॉमन लीजिएगा, तो इतना आपका आएगा, ठीक है? और जब इतना आएगा तो फिर ये वाला लॉ अप्लाई कीजिए। तो जब ये वाला लॉ अप्लाई कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। सही आंसर इतना आया। जब इस ये आंसर में देखिएगा तो बी वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बी, मतलब ये बी से इंडिपेंडेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बुलियन एक्सप्रेशन एक और है, ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन है। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इसका बोल रहा है कि क्या इक्विवेलेंट होगा, क्या इक्वल होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। जब आप आपको 12 लॉ पढ़ना होता है बुलियन एक्सप्रेशन में, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि आप इसे क्या कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसमें होता क्या है कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखिएगा तो ये मिलेगा, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया करना, मतलब आपस में इसको गुना करके थोड़ा सा और बड़ा किया जाता है। तो ए प्लस बी ए इंटू सी, ठीक है? इसे कुछ इस तरह से समझाए थे हम आपको, ए प्लस बी इंटू सी है, ठीक है? तो इसे कुछ इस तरह से करके रखिए। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब 144।
देखिए 144 वाला जो है, ये भी आपका एब्जॉर्प्शन लॉ का ही एक पूरा क्वेश्चन ही बना दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 144 का, वो हो जाएगा ये। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि y एक बार आ रहा है, तो y ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा y को, मतलब y खत्म हो जाएगा और x ही रिजल्ट में आपको दिखेगा। ठीक है, ये भी एब्जॉर्प्शन लॉ ही है। ठीक है, ये भी एब्जॉर्प्शन लॉ है। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा 145 नंबर क्वेश्चन, इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो देखिए 146 में क्या है, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, हालांकि ये एक्सप्रेशन में देख रहे हैं नेगेशन खूब दिया हुआ है, मतलब कि जैसे कि इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक्स के ऊपर बार है, फिर इसके ऊपर भी एक बार है, फिर इसके ऊपर भी एक बार है, इसी तरह कर करके, मतलब डैश का मतलब बार होता है। ठीक है, तो 4 बार अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। देखिए डबल नेगेशन का मतलब होता है कोई नेगेशन नहीं है। ठीक है, नेगेशन मतलब बार के ऊपर बार लगा, मतलब वो एक बार एक दूसरे को काट देता है और बच जाएगा आपका वेरिएबल। ठीक है, तो जब ये पेयर में आपको समझ लीजिए ना, जब जैसे कि 4 है, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, मतलब इवन में ऑर्डर में रहेगा, तो वो आपस में सबको काट देंगे। यही इसका एक तरह से टेक्निक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 147 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि इन टू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन फॉर टू वेरिएबल विल बी। इसका सही आंसर हो जाएगा 16। देखिए ये फॉर्मूला है, ये आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। कह रहा है डिफरेंट बुलियन फंक्शंस ऑफ एन वेरिएबल, मतलब कितने डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं एन वेरिएबल के। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया 2 के पावर 2 के पावर n। तो जितना n बोला जाए वो नंबर डाल दीजिए, ये सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 2, तो 2 के पावर 2 जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं 148। ठीक है, यहाँ पे 148 में भी आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 148 नंबर में जो बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे साइड में पूरा इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे इसे सोल्व किया गया है। मतलब हर लाइन बाय लाइन इसमें कौन सा रूल को अप्लाई किया गया है, उन सब चीज़ों को इसमें अच्छे से लिखा गया है। आप यहीं से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है 149, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो नैंड, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सारे, इसमें सही क्या हो जाएगा, नैंड। ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन। 150, 150 टोटल क्वेश्चन थे। तो ये इसमें बोल रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट बुलियन फंक्शन। ये जो बुलियन फंक्शन है, अगर इसको, इसका लॉजिक डायग्राम अगर आप बनाते हैं, तो केवल नैंड गेट आधारित अगर बनाते हैं, तो कितने नैंड गेट में ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4 नैंड गेट में ये बन जाएगा। तो इस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।